नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। आजादी के 75वें वर्ष में हम प्रवेश करने वाले हैं और ऐसे में हमारे सामने क्या कल चुनौतियां थी और क्या आज चुनौतियां हैं, उन पर भी मंथन जरूरी है। आजादी किन हालात में हासिल की गई, उस वक्त जो चुनौतियां थी आज वो किस तरह से नई शक्ल में हमारे सामने खड़ी हुई हैं, और तब और अब में इन चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए भारत की सरकार जो है वो किस तरह की नई ताकत के साथ अपनी लड़ाई लड़ रही है। क्या ताकत पे थोड़ा सा बदलाव लाना है, इन चुनौतियों से कैसे पार पाना है, उन चुनौतियों को कैसे खत्म करना है, चुनौतियों की शक्ल अगर बदली है तो उनको उस नई शक्ल में कैसे धूमिल करना है, उन सबको लेकर आज हम इसमें मंथन करने की कोशिश करेंगे। आजाद भारत की इन सभी चुनौतियों के साथ बात करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। भाजपा प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी इस चर्चा का हिस्सा हैं। कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं और ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने पर आप सबको बधाई। हर नागरिक का एक इसमें योगदान है। जो देश का निवासी है वो देश निर्माण में अपनी भूमिका निवासी होने के नाते भी पूरी करता है। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपके पास इसलिए आना चाहूंगा क्योंकि जो आजादी हमने हासिल की थी उस वक्त हालात अलग थे। भारत का हर नागरिक योद्धा बनकर लड़ा और उसने चुनौतियों का सामना किया और आजादी देश को दिलाई। लेकिन आज के देश में उस आजादी को बरकरार रखना ये सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे जो मुल्क हैं, हम बात करें पाकिस्तान की या फिर बात करें चीन की, और कुछ हद तक अगर हम नेपाल को भी इसमें शामिल कर दें तो भी गलत नहीं होगा क्योंकि उससे भी हमारा सीमा को लेकर थोड़ा सा विवाद बढ़ा है। अभी आज के हालात में आपको क्या लगता है, इन 70-75 सालों के बाद हम किन हालात में हैं, दूसरे देशों के मुकाबले खुद को आत्मनिर्भर रक्षा के मामले में शक्तिशाली अपने आप को समझने में, और आपको क्या नई चुनौतियां समझ में आती हैं? जी, एक तो पहली बात, आपकी थोड़ी आवाज बीच में डबल आवाज आती है, कटती भी है, तो ये थोड़ी आप ऑडियो ठीक कीजिए अपना, या फिर मेरे ख्याल से गड़बड़ है क्या है। हाँ, यस, मेरा टीवी चालू है तो आप टीवी को बंद कर दें, हो सकता है उसकी वजह से हमारे चालू नहीं है, ये आपकी तरफ से ही कोई आवाज आ रही जी। जी हाँ, मैं आपके साथ सहमत हूँ कि हमारी फौजों ने 47 के बाद में आज में बहुत तरक्की की है और चारों तरफ उनका विकास हुआ है, उनकी ताकत बढ़ी है और सीमाओं पर भी उनकी जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, युद्ध लड़ने की शक्ति होनी चाहिए, उनका जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो टॉप क्लास का है। और जहाँ तक सेनाओं का सवाल है, आज हमारी सेना दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ताकतवर देश की सेनाएं हैं और इनका जितना लड़ाई का अनुभव है, हर किस्म की लड़ाई, और देखिए ये जो तजर्बा है ये कोई एक किस्म के टेरेन, एक किस्म की जलवायु या भूमि की जो बनावट है उससे ही संबंधित नहीं है। यहाँ पर डेजर्ट वारफेयर होता है, यहाँ जंगल वारफेयर हमने सीखा है, हमने प्लेन्स में रिवर एंड टेरेन में वारफेयर सीखा है, माउंटेन वारफेयर और हाई एल्टीट्यूड वारफेयर, ये सब वारफेयर में हमने ऑपरेशंस किए हैं और माहिरता हासिल की है, जो दुनिया की किसी भी दूसरी किस्म के फौजों में जो मेजर पावर्स हैं उनमें ये गुण नहीं है, ये ताकत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो सेना है वो बाहरी खतरों से ही नहीं निपटने में सक्षम रही है। पाकिस्तान के साथ 5 युद्ध हो चुके हैं और चाइना के साथ भी एक कॉन्फ्लिक्ट अब है, चल रहा है, और 62 में चला, और बीच में 67-87 में छोटी मोटी झड़प हुई जिसके अंदर हमारी सेनाओं ने अच्छा काम किया। 62 में हम कह सकते हैं कि हम इतने तैयारी नहीं थी, लेकिन उसके बाद में हमारी सेनाओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और हम आज कॉन्फिडेंट है कि हम पाकिस्तान और चाइना से दोनों तरफ से सीमाओं के ऊपर उनसे युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार है। लेकिन जहां तक बाहरी सुरक्षा का सवाल है, यस, हम वेल ट्रेन्ड हैं और तैयार हैं। आंतरिक सुरक्षा के मामले में हमारी जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का अनुभव है वो दुनिया के किसी दूसरे देश में इतना किसी भी सेनाओं का नहीं होगा। इसी की वजह है कि जो हमारी पीस कीपिंग फोर्सेस अफ्रीका में जाती हैं, जहां सिविल स्ट्राइक होता है, जो लो कॉन्फ्लिक्ट वॉर चल रहा है, उसमें जहां पीस एस्टैब्लिश करते हैं, हमारी फौजों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है
और वहां पर हमारी फौजों को सबने सराहा है। तो इसलिए आंतरिक सुरक्षा के मामले में हमने नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, पंजाब, JNK और ओप पवन में श्रीलंका में भी ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करके बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त किया है, जो बहुत ही कम सेनाओं ने प्राप्त किया है। लेकिन जहां ये सब कुछ हमने पाया है, बहुत कुछ हम और भी पा सकते थे, लेकिन हमारी फौजें आज जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, चाइना है खास तौर से, तो उससे हम टेक्नोलॉजिकल ताकत में, स्ट्रेंथ में कुछ पीछे रह गए हैं। और इसके पीछे रहने की वजह यह है कि शायद हमने हमारे हथियार और गोला बारूद के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए जितना प्रयास करना चाहिए उतना नहीं किया। उसकी वजह यह हुई कि आज भी हम हथियारों के लिए विदेशी ताकतों के ऊपर निर्भर हैं। 60 से 70% असला है वो बाहर से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जिससे ना कि बहुत बड़ा खर्चा होता है। हमारी सेनाओं को ऐन मौके पर जरूरत के समय, जब जैसे कुएं में आग लगती है तो हमें फिर उस वक्त आपको जब आग लगती है घर में तो कुआं खोदना पड़ता है। इस तरह की स्थिति हमने देखी है, 62 में देखी, 71 में देखी और इवन कारगिल में देखी और अभी भी देखे, इस कॉन्फ्लिक्ट में भी देखा है। जो ही लड़ाई शुरू हुई और हम आर्म्स एमुनिशन लाने के लिए विदेशों में भागते हैं, ये स्थिति इतने बड़े देश के लिए जो एक सुपर पावर का कंटेंडर है नहीं होने चाहिए थी, क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकली विकसित नहीं हो पाए। आज टेक्नोलॉजी में आपको बता दूं कि हम कहां पिछड़ रहे हैं। हम पिछड़ रहे हैं साइबर वारफेयर में, इंटेलिजेंस वारफेयर में, साइकोलॉजिकल वारफेयर में, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर में, और जो स्पाईवेयर जिस तरह की दुनिया में है आज, उनमें भी हमारी जो आर्मी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ऑटोनोमस वेपन सिस्टम में जो लगाया जाता है और जिससे आप रिमोट कंट्रोल से युद्ध चालू करते हैं, जिसमें आपको आमने सामने की लड़ाई नहीं करनी पड़ती, जो कि आपने देखा पिछले 2 दशकों से बड़े राष्ट्र अमेरिका ने दिखाया है किस तरह से रिमोट कंट्रोल से आप लड़ाई कर रहे हो, दुश्मन को हरा देते हैं, आपका कोई कैजुअल्टी नहीं होता। इस तरह का युद्ध जो आज मॉडर्न युद्ध है, इसमें हम पिछड़े हुए हैं, हमें मानना पड़ेगा। इसमें बहुत कुछ हमें करना है। क्षेत्र में हमको थोड़ा सा और विकसित करना होगा ताकि रक्षा क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर भी हो सकें और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल कर सकें। सैनी साहब, वैसे तो बहुत लंबी सूची है। अगर हम चुनौतियों की बात करें, चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें, कृषि विकास की बात करें, अगर हम नक्सलवाद की बात करें, इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, शिक्षा की बात करें, बड़ी चुनौतियों की पूरी फहरिस्त, और चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती, कम ज्यादा होती रहती हैं। अगर आज हम 74 साल बाद, जब 75वें वर्ष में हम स्वतंत्रता दिवस के बाद प्रवेश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सबसे बड़ी चुनौती, इन सभी चुनौतियों में सबसे प्रमुख चुनौती ऐसी कौन सी है जो लगता है कि उसमें अभी पूरी ताकत लगाने की जरूरत है, उसमें हम काफी पिछड़े हुए हैं? देखिए, हम दूसरे विश्व युद्ध को हम देख चुके हैं और उसके बाद में हमें जब आज़ादी मिली तो हमारे ख्याल बहुत अलग किस्म के थे। उस वक्त हम चाहते थे कि दुनिया में शांति स्थापित हो, कुछ ऐसा बने कि सब में भाईचारा डेवलप हो, और इसीलिए पंडित नेहरू जो उस वक्त प्रधानमंत्री बने, उनका एक बहुत बड़ा काम था कि प्रधानमंत्री के रूप में जो उन्होंने सन 47 से लेकर 64 तक जो काम किया वो बड़े कमाल के थे, और वो एक डेमोक्रेसी के लिए बड़े बुनियादी रूप से इसे याद किया जाना चाहिए, और जिसको शायद लोग भूल रहे हैं, क्योंकि उनके रहते हुए प्रधानमंत्री पर एक संस्थागत सर्वोच्चता हासिल हो गई थी, और साथ साथ में केंद्र और राज्यों के संबंध बड़े मधुर थे। विपक्षी दल बहुत सारे होने के बावजूद उनमें एक राष्ट्रीय एकता का भाव था, प्रजातंत्र के प्रति सम्मान था, और जिस तरह की नीति हमने अपनाई थी कि पूरी दुनिया में हमारे साथ में दोस्तियां हो, हमारे साथ में बेहतर रिश्ते रहे, चाहे सोवियत ब्लॉक रहो, चाहे अमेरिकन ब्लॉक रहो, दोनों के साथ में, या सीटो नाटो रहो, जो भी रहो, उनके साथ में हमारे बेहतर संबंध बने। ये कोशिश हमारी रही, और ये तब तक रहा जब तक कि ऐसा नेतृत्व मिला हमें पंडित नेहरू के रूप में, जो राज्यों के साथ में भी संबंध रखता था, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में भी संबंध रखता था, अपने दल के आंतरिक उसके अंदर भी अपने मुख्यमंत्रियों से सलाह करके आगे चलता था। ये सारी चीजें आज मुझे लगता है कि संस्थागत रूप से नष्ट सी हो गई। जैसे आज मैंने एक एडिटोरियल पढ़ा इंडियन एक्सप्रेस में जो कहता है कि गवर्नमेंट ओनली नोज हाउ टू एंगेज विद अपोजिशन एज ए पोल एनिमी, डजंट हैव लैंग्वेज टू टॉक टू इट बिटवीन इलेक्शंस।
ये एक महत्वपूर्ण बात है जो आप हमें सोचना इस पे चाहिए। हमारा देश जिन बुनियादों पे खड़ा हुआ था, जिसके अभी जो मेरे पहले वक्ता बोल रहे थे वो ठीक कहते हैं, लेकिन वो बुनियादें पहले से रखी हुई थी, वो बुनियादें आज नहीं रखी गई हैं। आज तो उन पर हमारे यहाँ एटॉमिक, आप देखिए क्या हुआ 1965 का जब युद्ध हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री जो 18 महीने ही प्रधानमंत्री रहे, मृत्यु हो गई उनकी, उनका जय जवान जय किसान आज तक याद किया जाता है। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो आंतरिक रूप से भी लड़ी, आंतरिक रूप से उन्हें लड़ना पड़ा, सिंडिकेट इंडिकेट वाली उसके अंदर बनर्जी भाई से, कामराज से, इन सब से, लेकिन वो बड़ी प्रजातांत्रिक तरीके से सारा सिलसिला चला। लेकिन वही होने के बावजूद और आपातकाल जैसे रास्ते को अपनाने के बावजूद जो उन्होंने वापस डेमोक्रेसी के रास्ते पर गए हैं, तो वो आने के बाद में कैसे लोगों ने उनको पसंद किया, एक इतिहास है ये। इस इतिहास को समझना बड़ा जरूरी है। और मुझे लगता है कि वर्तमान शासन जो भी है वो शासन उन सबको मिटाने की चेष्टा कर रहा है और अपने आप को गौरवान्वित स्थापित करने की चेष्टा कर रहा है। जिस अटल बिहारी वाजपेयी को इंदिरा गांधी के जमाने में भी सम्मान मिलता था, आज अपोजिशन के लीडर को सम्मान नहीं मिलता। आज पार्लियामेंट के अंदर चर्चा नहीं होती, लोगों को बाहर बैठ करके बात करनी पड़ती है। और जिस तरीके से कुछ लोग सारा निर्णय कर रहे हैं, वो दल जो बहुत प्रजातांत्रिक दल के रूप में विकसित होने के लिए ही आया था सामने, वो दल अपने आप में बिल्कुल बोना हो गया। वो कहता तो ये कि विश्व का सबसे बड़ा चलिए, शायद तकनीकी खामी की वजह से उनकी आवाज हम तक पूरी प्रॉपर नहीं पहुंच पाई। आशीष जी, एक राजनीतिक सोच को लेकर एक सवाल ओम सैनी जी ने खड़ा किया है कि तब और अब की राजनीतिक सोच में बदलाव आया है। मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक सोच में इस तरह का बदलाव आ जाता है, इस तरह का दुर्भाव अगर आता है, कहा तो जाता है कि मतभेद और मनभेद, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मतभेद हो सकते हैं, मन के भेद नहीं होने चाहिए। लेकिन जैसा ओम सैनी साहब कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक सोच जो है एक दूसरे राजनीतिक दलों को लेकर और सबको साथ लेकर चलने को लेकर, वो बदल गई है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल बनी हुई है। देखिए प्रभात जी, ओम सैनी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं उनकी बातों का जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी ने कुछ बातें कही है देश को लेकर के, और उनका एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है देश में रक्षा क्षेत्र में, और उन्होंने अपनी समझ से बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आज दिया है कि हमारी क्या कमियां हैं, हमारी क्या खूबियां हैं। मुझे लगता है हमें उनकी बातों को बहुत सकारात्मक वे में लेना चाहिए। जो हमारी स्ट्रेंथ है हमें उसको और बढ़ाना चाहिए। जो हमारी वीकनेसेस है, जिसको उन्होंने जिक्र किया कि हमको अभी बहुत सारी चीज़ों का अभी भी इम्पोर्ट करना पड़ता है। डिफेंस प्रोक्यूरमेंट की अगर हम बात करें तो अभी हम बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं दूसरे मुल्कों पर। आप देखिए प्रभात जी, जब से मोदी जी का शासन आया है 2014 से अगर हम बात करें, तो अगर हम आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर बात करें जिसका जिक्र भवानी सिंह जी भी कर रहे थे, तो देखिए आप भी यहाँ जो बैठे हैं और जो राजेंद्र जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, सबको एक बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि देश आंतरिक रूप से अगर हम बात करें, आतंकवादी घटनाओं की बात करें, हमने वो दौर भी देखा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हो चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हो। मैं देखिए 2014 के पहले दोनों सरकारें रही है और हमने बहुत सारे बम विस्फोट देखे हैं। हमको बाजारों में ट्रेन में जाने में डर लगता था। हमेशा एक चिंता बनी रहती थी कि आप घर से निकलें तो आप सकुशल वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। तो कहीं ना कहीं हमने जो अपना इंटरनल सिस्टम है उसको बहुत मजबूत किया है। और अगर हम एक कश्मीर वैली वाला पार्ट अगर छोड़ दें तो 2012 के बाद से, जब से जर्मन बेकरी केस हुआ है, उसके बाद से लेकर के देश में कोई बहुत बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है। तो ये हमारे भारत की एक, जैसे कहते हैं ना, स्ट्रेंथ है। इसमें जब भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ और कांग्रेस की स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि हमने आज देश को उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां हम इनके प्लान को पहले से विफल करने में सफल हो जाते हैं। और ये हमारी स्ट्रेंथ है और इससे लोगों का मनोबल भी बढ़ा है, उनमें सुरक्षा की भावना भी आई है। अभी भगवानी सिंह जी बात कर रहे थे इंपोर्ट की, तो देखिए मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि मोदी जी ने जब से यहाँ पे आए तो उन्होंने एक लक्ष्य दिया कि हम कई चीजों में जिसमें हम आत्मनिर्भर बने। उसमें डिफेंस वाला चीज भी थी और दूसरे अन्य प्रोडक्ट भी थे। अगर हम मोबाइल की बात करें तो जब 2014 से पहले तक देश में मात्र 2 मोबाइल कंपनियां होती थी जो देश में निर्माण करती थी, वो आज बढ़कर के सैकड़ों हो गई है। और बहुत सारे जो मोबाइल हैं जिसको राहुल गांधी जी अपनी चुनावी रैलियों में दिखाया करते थे कि ये मेड इन चाइना है, जरा इसके पीछे देखिए, वो सब मेड इन इंडिया हो चुके हैं। ठीक है, डिफेंस प्रोक्यूरमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए अभी अप्रैल 2020 में
एक रक्षा उत्पादक जो थे उन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रतिबंध लगाया कि ये इनको आप इंपोर्ट नहीं करेंगे, और उसी लिस्ट में अभी जून माह में 108 और आइटम्स को जोड़ा है। तो टोटल 209 आइटम तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए हैं कि ये 209 आइटम ऐसे हैं जो कि रक्षा उत्पाद है हमारे, जिसको भारत अब किसी भी स्थिति में बाहर से नहीं मंगवाएगा। तो कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें, चाहे नेवी की बात करें, सबमरीन्स की बात करें, चाहे हम एयरफोर्स की बात करें, चाहे हम थल सेना की बात करें, हमारी एक सशक्त सेना है। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूंगा ओम सैनी जी को। ओम सैनी जी ने बहुत सारे अपने यहाँ पे प्रश्न खड़े किए थे अभी वर्तमान व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, उसको लेकर के। नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं और ये एक सत्य है, इसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा, और उन्होंने देश के विकास में बहुत अहम योगदान दिया है। आज वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है, तो मैं कोई भी ऐसी राजनीतिक बात आज नहीं करना चाहता हूं। वो बात कर रहे थे अभी डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे कि डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है उन्होंने खुद ने भी अभी जिक्र किया था इमरजेंसी के काल का, इमरजेंसी जिस कारण में लगाई गई। और देखिए, अगर इमरजेंसी पे तो प्रभात जी एक चर्चा बहुत स्पेशल होनी चाहिए कि क्या वो लोकतंत्र के लिए धब्बा नहीं था, क्या वो लोकतंत्र के लिए धब्बा नहीं था क्या? और इमरजेंसी जो लगाई ना, आप देखिए इमरजेंसी के बहुत सारे कारण रहे, जिसमें उनका चुनाव रद्द होना एक कारण रहा, देश में एक आंतरिक गतिरोध था, चाहे हम गुजरात की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, वहां के छात्र आंदोलन की बात करें, वो एक पॉइंट था। एक तीसरा बहुत बड़ा पॉइंट था जिसको हम अधिकतर चर्चा नहीं करते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने कहीं ना कहीं जुडिशरी पर एक नकेल कसने की कोशिश की, जिनको उन्होंने 1973 से प्रारंभ किया। आप देखिए, लोकतंत्र परंपराओं से चलता है, स्वस्थ परंपराओं से चलता है। अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो 1973 के पहले तक ये परंपरा रही थी देश में कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। आप देखिए 1973 में आकर के इंदिरा गांधी ने केवल इसलिए कि एक फैसला आया था, एक केस हुआ था जिसमें वो माइनर जज थे, मेजोरिटी जज नहीं थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया था। इस कारण से उन्होंने 3 जजेस को सुपरसीड करके आज का चुनौती नजर आती है। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। इतिहास में अगर जाने लगेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। और ये प्रभात जी मेरी बात सुनिए, ये बताना इसलिए जरूरी है कि लोकतंत्र में क्या होता है। लोकतंत्र में न्यायपालिका एक स्तंभ है, विधायिका एक स्तंभ है, न्यायपालिका एक स्तंभ है, कार्यपालिका एक स्तंभ है, और मीडिया एक चौथा स्तंभ है। तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी ने 75 में जो इमरजेंसी लगाई, उसके पहले ही उन्होंने 1973 में जुडिशरी पे कंट्रोल करने का एक कोशिश करी, जिसको उन्होंने 2 बार किया। 1973 में किया, 1977 में किया कि 2 बार उन्होंने जो वरिष्ठ जज थे उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया। आप देखिए 2014 से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आप देखिए क्या उन्होंने धारा 356 का दुरुपयोग किया है क्या जुडिशरी में कोई कंट्रोल किया है क्या? आप इन बातों का जवाब दीजिए ना। देखिए वो आज भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता है, चुनाव जीत रहे हैं। 2019 में वो 2014 से ज्यादा मतों से जीते हैं, लोगों ने उनको अपना समर्थन दिया है। और आज भी देखिए, आप देखिए जो वो इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल की बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ देश में आप किसी भी अखबार में जाइए, एडिटोरियल नॉट आर्टिकल, एग्जैक्टली। देखिए ओम सैनी जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप मोदी जी के बारे में आप उनके खिलाफ बहुत सारी बातें लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अखबारों में भरी पड़ी रहती है, सोशल मीडिया में खूब बातें आ रही है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण सरकार कर नहीं रही है, सबको आजादी है अभिव्यक्ति की। कौन किस पे नियंत्रण कर रहा है बताइए? आप भी बोल रहे हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, बोलिए, स्वागत है। इसमें क्या बात? राजस्थान में बैठा हूं, वरना दिल्ली में बैठे हुए लोगों के हालत पूछिए उनसे कि क्या हो रहा है। वेबसाइट खोल के बैठा हुआ है। ओम सैनी जी, मैं एक मिनट देखिए, मैं बहुत सारे टीवी देखता हूँ, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखता हूँ, और बहुत सारे ऑनलाइन चैनल देखता हूँ जिनके लाखों सब्सक्राइबर हैं, लाखों व्यूअर्स हैं। उसमें बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे आते हैं जहां नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोला जा रहा है, प्रतिक्रियाएं दी जा रही है, कोई किसी पे कंट्रोल नहीं कर रहा है, उनके समर्थन में भी। लेकिन हो क्या रहा है कि उनके समर्थकों की बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। तो आपको डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं ये का क्या होगा? कांग्रेस का ट्विटर कट कैसे हुआ बताइए? देखिए मैं उस पर अलग से चर्चा कर लूंगा आपसे। मुझे लगता है अगर हम उस पर चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं डिरेल हो जाएंगे। राजनीतिक सोच की बात ही, देखिए थोड़ा सा दूसरी तरफ हम इसको फोकस की तरफ कर रहे हैं। अगर हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष को लेकर अगर यहाँ पर बात करने बैठेंगे तो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। प्रधानमंत्री के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है इस देश में। प्रधानमंत्री एक संस्था रही है, से भटक जाएंगे। राजेंद्र जी, अभी आपने सुना, आशीष जी को सुना, उनका ये कहना था कि सबको बोलने की आजादी है और लोकतंत्र का हरण।
देखिए, जब हमें लोकतंत्र हासिल हुआ, स्वतंत्रता हासिल हुई, तो हमें लोकतंत्र मिला, और लोकतंत्र को बचाए रखना, उसको बनाए रखना, ये भी एक बड़ी चुनौती थी। और उसको लेकर आशीष चतुर्वेदी जी का ये कहना है कि उस पर सबसे बड़ा हमला कांग्रेस ने किया। और पिछले 74 साल की अगर हम बात करें, या 70 साल तक जो उनका कांग्रेस ने यहाँ पर शासन किया, उस शासनकाल में एक बड़ा धब्बे के तौर पर आपातकाल का बार बार जिक्र किया जाता है। देखिए सर, जो आपने जो डिबेट रखी है उसके लिए मैं आपको, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस देश की आजादी के 75वें वर्ष में हम कल प्रवेश करेंगे, और इस देश की आजादी के अंदर जिन स्वतंत्र सेनानियों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी या सरसों बलिदान किया, उनको याद किए बगैर उस आजादी के एहसास को महसूस करना बिल्कुल ही मुश्किल है, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि उनके कुर्बानी के बाद इस देश में क्या होगा या उनके बलिदान से किसको क्या हासिल होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने इस देश को कुर्बान किया, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उस राजनीतिक दल से संबंध रखता हूं जिसने इस देश को आजाद करवाने में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, सर्वस्व कुर्बान कर दिया। चाहे महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा की बात हो, चाहे पंडित नेहरू का जो वर्ल्ड के स्टेट्समैन के रूप में योगदान हो, चाहे देश के नव निर्माण के लिए उनका एक विजन हो। आज मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो पहली हमारी जो कैबिनेट थी, उस कैबिनेट का जो स्वरूप आप देखेंगे तो आपको आज के हालात में, तब के हालात में फर्क महसूस होगा। देश के अंदर उस वक्त सुई भी नहीं बनती थी, आज हम जल युद्धपोत और सब तमाम तरीके के उपकरण बना रहे हैं। चाहे 1947 की बात हो, चाहे 1961 की बात हो, चाहे 65 की बात हो, चाहे 71 की बात हो, चाहे कारगिल की बात हो, देश को, देश की सीमाओं को, देश के सैनिकों ने सुप्रीम शहादत से इस बात को महफूज रखा। और इस देश के अंदर चाहे शायद उनकी आवाज तक नहीं पहुंच पा रही है, ये तकनीकी व्यवधान थोड़ा सा है हमारे बीच में। लेकिन जो चर्चा है उसमें अभी हम बात जो कर रहे थे वो कर रहे थे राजनीतिक सोच की। तब से लेकर अब तक राजनीतिक सोच में क्या बदलाव आया है? सर सुनिए प्रकाश जी, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ गई। देश के अंदर उस वक्त क्या गरीबी थी, देश के अंदर शिक्षा की क्या स्थिति थी, देश के अंदर स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी, देश के अंदर औद्योगिकरण की क्या स्थिति थी, ये तमाम बातें हैं। जब पंडित नेहरू ने देश के लिए बड़े बड़े बांध, बड़े बड़ी परियोजनाएं, नदी जल घाटी परियोजनाएं जो स्थापित की, आज मैं ये जानना चाहता हूं कि ये आशीष जी इतने बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं जो कि इस बहस से रिलेटेड नहीं है। जब इन्होंने बात शुरू की है तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज उनके डीआरडीओ की स्थापना हो, चाहे इसरो की स्थापना हो, चाहे देश के अंदर जो रोगों की मुक्ति के लिए बड़े बड़े अनुसंधान संस्थानों की स्थापना हो, तमाम संस्थान उस वक्त की परिकल्पना के तहत स्थापित किए गए, और देश के अंदर जो प्रॉस्पेरिटी आई वो उस वक्त की तैयारी का ही नतीजा थी। आज हम इस देश के अंदर तमाम संसाधनों को बेचने का काम कर रहे हैं, और जहां तक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था किस स्तर पर पहुंच चुकी है। इन्होंने इमरजेंसी की बात की, क्या आज ऐसा कोई भी सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज है जो किसी नेता का या प्रधानमंत्री का निर्वाचन रद्द कर सकता है? कैसे लोकतंत्र की बात करते हैं, आज ये कह रहे हैं कि साहब लोकतंत्र नहीं है। अरे भाई लोकतंत्र तो तब था, आज लोकतंत्र की बात कीजिए ना। आज लोकतंत्र के अंदर ना तो मीडिया को आजादी है और ना ही जुडिशरी को आजादी है। तमाम तरीके के फैसले, चाहे हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की बात हो, चाहे वकीलों की नियुक्ति की बात हो, तमाम तरीके के जो फैसले हो रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसके अंदर एक अच्छी बात यह है कि यह देश 75 साल का जो आजादी का सफर तय करके आया है, तमाम चुनौतियों को झेलते हुए हम जैसे आगे बढ़े हैं, और हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। और जो तमाम जो हमारे साथ में संकट है या संघर्ष है, उन संघर्ष को लेकर देश को आगे बढ़ाएंगे। आज चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, आपको मैं बताना चाहता हूं 9 से लेके 14 तक का जो पीरियड, 2004 से लेके 14 तक का 10 साल का जो पीरियड था, उसके अंदर 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए। आज मुझे एक बात बताइए, इस कोरोना काल के अंदर 30 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए। किस तरक्की की बात करते हैं? मुझे आप बताइए, कौन सा राष्ट्रीय स्तर का संस्थान इस सरकार ने स्थापित किया? कौन सा राष्ट्रीय स्तर का संस्थान या मतलब डिफेंस के क्षेत्र में स्थापित किया? ऐसी तमाम बातें हैं जिनको इनको जवाब देना चाहिए। देश के सामने तमाम चुनौतियां हैं।
फिलहाल जो हालात है, मान ली आपकी बात, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं जिसमें बेरोजगारी बढ़ी है, उसका एक बहुत बड़ी वजह पेंडेमिक को इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पेंडेमिक सिर्फ भारत में नहीं आया। बड़ी बड़ी शक्तियां, चाहे हम रूस की बात करें, अमेरिका की बात करें, वो वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो तक इसमें धराशायी हुई, वहां पर भी बेरोजगारी का आलम बढ़ा। अब सवाल यह है कि अब हम रिवाइव कैसे करें, अब हम उन सारी चुनौतियों के सामने, उन सारी चुनौतियों के बीच में अपने आप को वापस शक्ति संपन्न कैसे बताएं, वहां पर राजनीतिक सोच हमारी कितनी काम करती है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की सोच कितनी काम करती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और ऐसे सवाल हैं, कुछ और ऐसे पहलू हैं, कुछ और ऐसी चुनौतियां हैं जिनको यहां पर बात करना जरूरी है, जिनका जिक्र यहां पर करना जरूरी है, उस पर मंथन, उन चुनौतियों का कोई हल ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। खास खबर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी राजनीतिक सोच की। हमारे साथ जो पैनल जुड़े हुए हैं उनका ओपनिंग स्टेटमेंट हमने दिया। अब हम बात करेंगे रक्षा क्षेत्र को लेकर। हमने थोड़ी सी बात की थी, लेकिन उसमें एक नई चुनौती हमारे सामने आ गई है। ब्रिगेडियर साहब, आपके पास आना चाहेंगे। ये नई चुनौती ऐसी है जिसको हो सकता है कि जिक्र किया जा रहा हो, लेकिन थोड़ा नजरअंदाज भी किया जा रहा है। तालिबान, रक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो तालिबान हमारी सीमा के अब नजदीक आता जा रहा है। हालांकि बीच में पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान उसका किस तरह से साथ देता रहा है तब से लेकर अब तक, और अब पाकिस्तान कितना मजबूर हो जाएगा जबकि तालिबान 2/3 हिस्से से ज्यादा अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है। अफगानिस्तान से हमारे जिस तरह के दोस्ताना रिश्ते रहे हैं, वो सारी तस्वीरें, वो सारी मीडिया के जरिए तो देखी है, लेकिन आपने देखा होगा कि फिल्मों का एक दौर भी चालू हुआ था जब हमारे अफगानिस्तान के साथ एक रिश्ते बहुत अच्छे और बेहतर होने शुरू हुए थे। हमने उनकी किस तरह से मदद की थी, चाहे वहां पर हमें हथियार पहुंचाने थे या फिर यहाँ पर शांति व्यवस्था वहां पर बनानी थी, यहाँ से सैनिक गए थे। उसके अलावा और भी कई चीजें हमने यहाँ से उनको मदद पहुंचाई। लेकिन अब जो तालिबान आगे बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ, सीमा की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त की ये एक ऐसी चुनौती है जो हमारी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, हमारे जो आजाद भारत का जो अस्तित्व है उसको बनाए रखने के लिए एक बड़ा चैलेंज हमको देती है? ब्रिगेडियर साहब, जी सुन पा रहे हैं आप मेरे को? जी, म्यूट है। भगवान सिंह जी, आपका जो म्यूट आपने कर रखा है, हाँ, म्यूट कर दिया। ऐसा है, देखिए ये बिल्कुल सही है कि अफगानिस्तान का जो डेवलपमेंट हुआ है वो मेरे ख्याल से बहुत से कम राजनीतिज्ञों ने जो सोच रखते थे कि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुक बहुत अच्छे हैं और हम वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट में पैसा खर्च कर रहे हैं और बाकी जगह पे भी हमारा जो छवि है वो अच्छी है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए था मेरे ख्याल से, हम कहाँ भूल कर गए कि हमने एक तरफा ये नहीं देखना चाहिए था कि वहाँ पे ये नहीं देखा कि वहाँ पे तालिबान एक बहुत बड़ा फोर्स है। उन्होंने पहले भी दिखाया है अपना जलवा, अभी भी दिखा रहे हैं। जो अमेरिका दोहा एग्रीमेंट करके निकल गया, उनको तो निकलना था, तो उनको तो जल्दी लगी थी, उनको शायद पता था कि जो वो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो ना कोई मानेगा ना मानने लायक है, क्योंकि इन एनी केस तालिबान है वो कोई एग्रीमेंट कभी किसी का मानता नहीं है और वो एक से बढ़कर एक उन्होंने वादे किए हैं और सारे उन्होंने वादे तोड़े हैं। अब चाइना, अभी अमेरिका खुद कह रहा है कि विद इन 40 डेज वो काबुल पे कब्जा कर लेंगे और कर लेंगे, इसमें कोई दो राय। हिंदुस्तान की स्थिति बड़ी प्रिकेरियस रही है। अभी मैं कल एक उनके तालिबान के स्पोक्समैन का एनडीटीवी पर सुन रहा था, वो एक साफ साफ कहता, जब उन्होंने बोला कि तालिबान, पूछा एंकर ने कि तालिबान भारत को क्या मानता है, दोस्त मानता है या दुश्मन मानता है, तो वो कहता है वो तो जनता से पूछो, वहां जनता क्या कहती है, जनता क्या कहती है। उन्होंने उनकी सरकार को जो उनके खिलाफ है, तालिबान के खिलाफ जो प्रेसिडेंट गानी साहब की सरकार है, उनको उन्होंने हिंदुस्तान ने वेपन्स दिए हैं, उनको ट्रेनिंग में दिया है, मदद की है और उनका उन्होंने साथ दिया है। इनका कहने का साफ साफ इंडिकेशन ये मिला कि हम भारत के साथ दोस्ताना ताल्लुक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये एक, मेरे ख्याल से, मैं तो इतना राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, कूटनीतिज्ञ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से हमको ओपनली
और वो खुद कहा उसने कि आप तो अमेरिका के साथ थे, तालिबान के मारने वालों के साथ थे, तो अब जनता क्या सोचती है इसके बारे में मैं तो क्या कह सकता हूं। कहने का मतलब यही था कि ये हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है, तालिबान हमारे साथ नहीं होगा और हम ऐसी स्थिति में आ गए कि ना तो हम जो ट्राइलेटरल या क्वाड्रिलेटरल वार्तालाप होते हैं उसमें कोई अपना कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं। हम जरूर ईरान और चारों तरफ यूएई वगैरह से चक्कर काट के कुछ करें, लेकिन अभी एक बार जो आपका नुकसान हो गया उसको भरपाई करना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारी उनके सोच के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि हम तालिबान से डायलॉग नहीं कर पाए। ये हमको सोच लेना चाहिए था कि तालिबान कभी न कभी आएगा। ये डायलॉग जो चल रहा है, ये जो अमेरिका बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ये उसके हित की बात है। ये ना तो अफगानिस्तान के हित की बात है, ना हमारे इंडिया के हित की बात है। हमें अमेरिका के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन एनीवे अभी जो हो गया तो अब तो यही है कि हमें किसी न किसी तरह से तालिबान के साथ डायलॉग स्थापित करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि उनको रिकॉग्नाइज करो या कुछ भी करो, चाहे बैकडोर से करो, चाहे कैसे भी करो, लेकिन उनसे दुश्मनी जहां तक हो सके टालने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो हमारे दुश्मन होंगे, पाकिस्तान का साथ देंगे, और जो पाकिस्तान और इनके दोनों के जो उग्रवादी मिलकर कश्मीर में जो सिचुएशन खड़ी कर सकते हैं, जो चैलेंज खड़ा कर सकते हैं, उसके लिए हमें तैयारी करना चाहिए। इसके लिए हमारा जो प्रेशर चाइना की तरफ से प्रेशर है, वो प्रेशर कम करने के लिए चाइना के साथ जल्दी से जल्दी ताल्लुक ठीक करें और वहां से फौजें वहां से हटाने की कोशिश करें, और किसी न किसी तरह हमारे जो रिसोर्सेज थे, जो सोर्सेज थे पाकिस्तान में, उनको किसी से दोबारा रिवाइव किया जाए ताकि हम इंटेलिजेंस गैदर कर सकें और अपने सुरक्षा के लिए तैयारी कर सकें। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये बड़ा खतरा है, इसको ध्यान में राजनीतिक लोग ही किस तरह से, जो कूटनीतिक के जो डिप्लोमेट्स हैं, वही इसको किस तरह से सुझाव दे सकते हैं। हमको इसके साथ जरूर किसी न किसी की तरह डायलॉग दोबारा तालिबान के साथ शुरू करना चाहिए। बिल्कुल, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी ताकत को बनाए रखते हुए हम इन मसलों को किस तरह से सुलझाएं और हमारा साथ इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन देगा, ये निर्भर करेगा हमारा बात हम किस ताकत के साथ कर रहे हैं, हमारा वजूद क्या है। पूंजी व्यवस्था को लेकर बड़ा ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर भी बात की गई थी, लेकिन जब भारत आजाद हुआ था हमारे सामने दो मॉडल थे। एक तो था अमेरिका का जो पूंजीवादी मॉडल है, और एक था सोवियत रूस का, जिसको हम समाजवाद का मॉडल उस वक्त कहते थे। हम किसी भी एक मॉडल की तरफ नहीं जा सकते थे, और हमने इसका एक रास्ता ये निकाला कि हम एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ जाएंगे, जो देश को और ज्यादा तेजी से आकर लेकर जाए, क्योंकि एक नया देश बना है, उसको अपनी अर्थव्यवस्था बनानी है, उसके सामने और भी कई चुनौतियां हैं। संविधान निर्माण हुआ है और कई राज्यों का संगठन इकट्ठा करना है, उसको भारत में शामिल करना है। तो इन सभी चुनौतियों के बीच में इस मिश्रित अर्थव्यवस्था को साथ में लिया गया। लगता है आपको कि उस वक्त मिश्रित अर्थव्यवस्था को रखना यही हमारा एक सबसे बढ़िया कदम था, क्योंकि हम पूंजीवादी सोच की तरफ नहीं गए, समाजवादी सोच की तरफ नहीं गए, और इसी वजह से आज जो हम बात करते हैं ट्रिलियन इकोनॉमी की, उस वक्त एक अच्छा बेस रखा गया था। उसी वजह से आज हम इतनी मजबूती से और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ पूरी दुनिया में खड़े हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था और प्रजातांत्रिक समाजवाद का जो सिलसिला पंडित नेहरू और उसके बाद की सरकारों ने निभाया, वही हमारे लिए सही रास्ता था, और उसी के जरिए हमने अपने पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को समान रूप से जगह दी। क्योंकि हमारा समाज, हमारा देश समन्वयवादी है। हमारे यहाँ गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, उद्योगपति भी हैं, मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। उन सब में समन्वय हो, इसके लिए एक मिश्रित एटीट्यूड होना चाहिए था, जिस काम को पूरी दुनिया में शायद ये संकट सिर्फ दो ही कंट्रीज के सामने आया, एक तो सोवियत संघ के सामने जिसमें डिफरेंट नेशनलिटीज थी, और एक हमारे सामने। उसका नतीजा ये हुआ कि सोवियत संघ ने तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये डाला कि अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो अपने आप को आप अलग कर सकते हैं, और वो देखिए आप सोवियत संघ बिखर गया। लेकिन हमारे मुल्क में ये सब सिलसिला कॉन्स्टिट्यूशनली समन्वय का था, जिसको कि हमने लगातार बनाए रखा, और उससे हम लोग बहुत आगे गए। लेकिन इसमें मैं एक सवाल जोड़ रहा हूँ, उसमें
जब हमने इतना बढ़िया एक मॉडल बनाया, खुद का एक डेवलप किया मिश्रित अर्थव्यवस्था का, तो फिर ऐसा क्या हुआ पिछले कुछ दिनों में कि हमारी अर्थव्यवस्था, मैं कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा था कि आपने मुझे रोक दिया। तो क्या उसको हमने जी बताइए प्लीज। सोवियत संघ का विखंडन हो गया, अमेरिका का डोमिनेशन हो गया, जिस यूएनओ वगैरह सब कुछ पे जो सीटो नाटो कंट्रीज थी उन्होंने डोमिनेट कर दिया। आप यूएनओ उनके वर्ल्ड बैंक के माध्यम से सब कुछ नीतियां बनने लगी। और इसलिए 1993 में जब नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जब ये स्वतंत्र व्यवसाय वाला सिलसिला और बाजार वाला सिलसिला स्टार्ट हुआ, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी का विकास हुआ, वो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी हमारे लिए मजबूरी बन गई है, जिसको कोई नरसिम्हा राव साहब ने तो बेहतर के लिए किया था, तो वो कुछ लोगों के लिए तो था लेकिन सबके लिए नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो हमने लोगों को दे रखी है, अपने सिटीजन्स को दे रखी है, वो हम उनके माध्यम से हासिल नहीं कर सकते, लेकिन मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि जब तक निवेश नहीं होगा, तब तक रेवेन्यू नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो विकास नहीं होगा। और यही बात आगे जाके अटल जी के सामने भी आई, जब अटल एनडीए की सरकार बनी तो उन्होंने भी उसी मॉडल को अडॉप्ट किया। तो जब मनमोहन सिंह जी का सिलसिला बना, क्योंकि मनमोहन सिंह जी उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे नरसिम्हा राव साहब के, उन्होंने सुझाव दिया था कि दुनिया की हालत ये हो गई है, इसलिए इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारा वो जो मॉडल मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला था वो टोटली डिसमेंटल हो गया। और अब जो कुछ हम देख रहे हैं उसमें तो अब देख रहे हैं कॉर्पोरेट डोमिनेशन हो गया। पहले हमें सामना करना पड़ता था मल्टीनेशनल्स के साथ में, एकाधिकारियों के साथ में, अब हमें सामना करना पड़ता है कॉर्पोरेट्स का। अब जिन लोगों को हम देख रहे हैं वो 2-4 गिनती के हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है उनका किस्सा बयान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कौन प्रोटेक्ट कर रहा है उसको, ये भी समझ में आना चाहिए। ये लोग देख रहे हैं और उसकी वजह से हमारे देश के देखते हैं कि एक तरफ तो बिल्डिंग बनती है बंबई में इतनी ऊंची कि आप कहीं भी उसमें सब कुछ है, और एक तरफ वो लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनकी हालत वैसे खराब है जिस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये पुनः विचार की आवश्यकता है। मैं समझता था कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के साथ में गोविंदाचार्य जैसे लोग स्वदेशी की बात जो करते थे, जिनकी हैसियत होनी चाहिए थी, जिनको सुना जाना चाहिए था, जिनकी बातों पर अमल किया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और जिन लोगों के पास में इस वक्त ये सब अख्तियार हैं वो बहुत अलग किस्म के हैं। भारतीय जनता पार्टी चूंकि शासन में है तो उम्मीद ही नहीं से कि ये कोई देश के शत्रु थोड़े हैं, ये देश के भला चाहने वाले लोग ही हैं, इनसे अपेक्षा कर सकते हैं ना ये सब, कि उन सब बातों को याद करो जिनकी वजह से आपका निर्माण हुआ था। उनको आप भूलोगे तो दिक्कत होगी और पूरे देश को दिक्कत होगी। जी आशीष जी, अगर हमने एक ऐसी मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई जिसकी वजह से आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो उस मुकाम तक पहुंची है। 90 के दशक में जब उदारीकरण को लेकर एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस वक्त उद्योगों की संख्या अचानक से बढ़ी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो भी एक बड़ा कदम था, उसने भी अर्थव्यवस्था को एक बड़ा सपोर्ट किया। अगर लग रहा है कि एक मजबूत नींव रखी गई थी उस वक्त, तो ही एक मजबूत इमारत उसमें आगे खड़ी की जा सकती है, तो फिर बार बार यह आरोप क्यों लगाया जाता है कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? अगर मान लीजिए मिश्रित अर्थव्यवस्था एक उसका उदाहरण था, कांग्रेस ने उसको एक नए आइडिया के तौर पर लिया, फिर उसके बाद उदारीकरण का जो एक दौर था उसमें भी देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ फैसले लिए, तो फिर ये 70 साल के दौरान ही तो हुआ, तो फिर 70 साल का उल्हाना क्यों दिया जाता है फिर कांग्रेस को? क्या वो गलत किया उन्होंने? देखिए प्रभात जी, चूंकि अब आपने अर्थव्यवस्था पर डिस्कशन रखा है तो मैं कुछ बातें याद दिलाना चाहूंगा। अगर हम 1989 की बात करें, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री का पद छोड़ रहे थे, वीपी सिंह जी आ रहे थे, उस टाइम पे देश की अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक दौर में थी और कहीं ना कहीं हमारा जो फॉरेन रिजर्व है बहुत कम रह गया था। जब फाइनली वीपी सिंह जी ने छोड़ा और चंद्रशेखर जी ने उसको सत्ता संभाली, वो बहुत कम समय के लिए रहे, तो हमारा फॉरेन रिजर्व इतना कम रह गया था कि हमको अपना गोल्ड जो है वो वहां पे हमको गिरवी रखना पड़ा, चाहे आरबीआई का गोल्ड है वो हमने रखा। पर आप देखिए ये जो डिसीजन था कि हम इकोनॉमी को ओपन करेंगे, ये कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड बैंक था, WTO था, उनका एक प्रेशर था हमारे ऊपर कि अगर आप इस पे कंप्लाई नहीं करते हैं तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारी स्थिति हो गई थी कि हमारे पास ऑयल खरीदने के लिए फॉरेन रिजर्व नहीं था, तो कहीं ना कहीं वो एक फैसला लिया गया अंतर्राष्ट्रीय दबाव में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि आर्थिक सुधार जो किए गए 91 में वो संपूर्ण विश्व में हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो केवल भारत में हुए हैं, वो संपूर्ण विश्व में हुए हैं। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, मलेशिया की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो वो रिस्पॉन्स अक्रॉस द वर्ल्ड हुए हैं। आप देखिए कि वो
अब सबकी मजबूरी भी हो गई है और वो एक नया पैटर्न है। अब कहीं पर भी वो जो कम्युनिस्ट पैटर्न है, सोशलिस्ट पैटर्न है, वो बहुत लिमिटेड देशों में रह गया है, वो कहीं पर है नहीं। आप देखिए मनमोहन सिंह जी, सॉरी पहले पीवी नरसिम्हा राव जी आए, उन्होंने इसको बढ़ाया, उसी को आगे फिर सेकेंड जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स को वाजपेयी जी ने बढ़ाया, फिर आप देखिए मनमोहन सिंह जी आए, वो बढ़ाया, मोदी जी ने भी बढ़ाया। मोदी जी की तो शुरू से ये नीति रही है कि गवर्नमेंट जो है हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। गवर्नमेंट का क्या काम होना चाहिए? गवर्नमेंट जो निचला तबका है, जो गरीब तबका है, उसके उत्थान का काम गवर्नमेंट का होना चाहिए। जो मोदी जी योजनाएं ला रहे हैं, चाहे आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे राशन वितरण की योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, ये सारे वो प्रोग्राम हैं जिससे मनुष्य का जीवन स्तर सुधरता है। अगर हम टेलीकॉम की बात करें तो देखिए पहले बीएसएनएल का यहाँ पे राज चलता था और टेलीफोन मिलता ही नहीं था। मतलब टेलीफोन कनेक्शन लगाना, टेलीफोन लैंडलाइन होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आप स्कूटर खरीदेंगे, आप मकान बनाएंगे तो आप सीमेंट कैसे लेंगे? तो मुझे लगता है उस दौर में अब कोई जाना भी नहीं चाहता और उसकी बात करना भी बेकार है, हमको उसकी बात भी नहीं करनी चाहिए। अब इकोनॉमी रिफॉर्म्स हो चुकी है, लेकिन सरकारों का काम क्या है? सरकारों का काम यह है कि हम किस तरह से जो हमारा अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, उसका उत्थान कर सकें। हमें देश की मजबूरी भी समझनी पड़ेगी कि देश में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसके लिए जीवन यापन के लिए उसको अपने, वो सुबह उठता है तो वो चिंता करता है कि मेरे आज के खाने का क्या होगा। वो जाता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, 300 रुपए लेकर के आता है, फिर वो अपना अनाज खरीदता है। तो हमें वो सब चीजें समझनी पड़ेगी। देश का 80 करोड़ 85 करोड़ जो लोग हैं, उनकी बुनियादी आवश्यकताएं बहुत कम हैं और मुझे लग रहा है मोदी जी की सरकार उनके उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है। प्रभात जी, मैं चाहूंगा कि अगर चूंकि आपने डिबेट रखी है तो मोदी जी ने जो आज जो एक नया एंगल दिया है कि हम 14 अगस्त को जो विभाजन की जो विभीषिका हुई थी उसको स्मरण करें, तो वो भी जरूरी है। आप उसमें डिबेट में इस पॉइंट को लाइए, क्योंकि देखिए मैं तो अक्सर इस बारे में बहुत पढ़ता रहता हूं। मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उन सब ने उन दृश्यों को देखा होगा कि किस तरह से एक रेला आया था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और हमने कितना एक मतलब जैसे कितना त्रासदी झेली है देश ने। मुझे लगता है आप उस पर डिस्कशन करेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। ये हम जब भी बुरे दौर को याद करते हैं तो उससे कुछ हम एक नई सोच सामने लेकर जाते हैं कि आखिर ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से ऐसे हालात पैदा हुए। अब हम उन कारणों को किस तरह से इग्नोर कर सकते हैं या फिर उनका क्या निदान निकाल सकते हैं, उस पर इसलिए सोचना जरूरी हो जाता है। आर्य साहब, आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुना भी जो कुछ भी आशीष जी ने कहा। अब एक दिक्कत अभी आ रही है हमारी अर्थव्यवस्था में। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही गई, लेकिन आजाद भारत में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम कैसे हासिल करेंगे? पेंडेमिक आया और उसने उन चुनौतियों को थोड़ा सा बढ़ा दिया। लेकिन इन सब के बीच में, इन हालात के बीच में, अगर आप सजेशन के तौर पर, चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आपको क्या लगता है कि जो मॉडल अभी अर्थव्यवस्था का या फिर अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जो फैसले केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए हैं, क्या उनमें किसी बदलाव की या फिर किसी सुधार की जरूरत होती है? और आशीष जी, मैं भी चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि कोई सुझाव अगर अच्छा लगता है किसी के जहन से, चाहे वो विपक्ष के नाते भी आए, तो उसको बड़े दिल से स्वीकार करना चाहिए। तो आर्य साहब, मैं सिर्फ एक समीक्षा के तौर पर आपसे जानना चाहूंगा। विपक्ष में आप बैठे हैं तो आप जाहिर तौर पर उसकी एक ऐसी समीक्षा करना चाहिए जिसमें कमियां हों, उनको दूर किया जाए ताकि देश तरक्की में और तेजी के साथ आगे बढ़े। मैंने जैसा सर बताया आपको कि 2004 से 14 के बीच में देश का 30 करोड़ की जो आबादी थी वो गरीबी की रेखा से ऊपर आई और एक मिडिल क्लास का निर्माण हुआ। जो आप देखेंगे महानगरों के अंदर, चाहे जयपुर की बात हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे पूना हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे त्रिवेंद्रम हो, ये सारे के सारे शहर रोजगार देने वाले केंद्रों के रूप में विकसित हुए। चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो, मुझे समझ में नहीं आता है कि जो पार्टी विभाजन के लिए जिम्मेदार रही वो आज कह रहे हैं कि उस पर चर्चा होनी चाहिए। और भाई, विभाजन के लिए तो आप लोग जिम्मेदार थे। आप थोड़ा सा पढ़ तो लीजिए कि भाई विभाजन की विभीषिका को तैयार किसने किया। ये देश एकजुट रहना चाहता था, लेकिन कुछ लोग इस देश को तोड़ना चाहते थे हिंदू मुसलमान के नाम पर। कामयाब आज की चुनौतियों की बात करें, क्या चुनौतियां इन्होंने किया था? सवाल तो मैं जवाब दे दूं तो। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि सर 97% आबादी की आय घटी है इस दौरान, इस कोरोना महामारी काल में, लेकिन 2 आदमियों की आय हजारों गुना बढ़ी है। ये इस देश की सबसे बड़ी चिंता है। जो देश एकाधिकार की तरफ बढ़ रहा है,
जिस तरीके से पेट्रोलियम, ऑयल और गैस सेक्टर, चाहे टेलीकॉम सेक्टर हो, चाहे रिटेल सेक्टर हो, चाहे विमानन क्षेत्र हो, चाहे एयरपोर्ट क्षेत्र हो, तमाम तरीके के क्षेत्र है, हाईवे क्षेत्र हो, उसमें जिस तरीके से हम एकाधिकार की तरफ बढ़ रहे हैं इस देश के अंदर। आपने सुना होगा वोडाफोन ने कहा था कि जिस तरीके से सरकार रिलायंस की मदद कर रही है उस देश को कोई भी नहीं बचा सकता। मतलब आप सोचिए, बीएसएनएल को ये कह रहे थे कि साहब बीएसएनएल, अरे भाई बीएसएनएल तो भारत सरकार का उपक्रम है, आज बीएसएनएल को किस हालत में पहुंचा दिया। इस देश के अंदर 3G सबसे पहले भारत संचार निगम लेके आया, लेकिन 4G के लिए उसको लाइसेंस तक लेने की वो नहीं दी गई। तो आप इस चीज को देखिए, इस देश के अंदर सबसे बड़ी जिस तरीके से जो हमारे औद्योगिक प्रतिष्ठान है, चाहे पीएसयूज हैं, चाहे अलग अलग सेक्टर्स के हैं, चाहे एचएएल की बात करो, आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो 50 साल से भी ज्यादा पुराना था, उसके सामने 10 दिन की कंपनी को करार दे दिया गया। अरे भाई आप देखिए ना, यहां समस्या इस बात की है, यहां समस्या एकाधिकार और फेवरेटिज्म की है, लोगों को अपने पसंदीदा आदमियों को काम देने की हो रही है। ये देश वापस आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, ये सरकार समझ नहीं पा रही है। आज आम आदमी के हाथ में जो 414 रुपए का गैस सिलेंडर 2014 तक बिकता था, वो आज 838 रुपए का बिकता है और सब्सिडी भी नहीं आती है। गैस मतलब पेट्रोल और डीजल के भाव देखिए, अरे भाई आज आजादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन गुलामी के अंदर आप गरीबी के अंदर घुसेड़ देंगे लोगों को। 30 करोड़ से ज्यादा जनता नीचे चली गई गरीबी की रेखा के अंदर। उपाय क्या लगता है आपको? आप मैं इस चुनौतियों का सामना करने के लिए उपाय क्या, आप अगर सजेशन देना चाहें केंद्र सरकार को, क्या सजेशन देंगे? इस देश का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो छोटा व्यापारी है, जो एमएसएमई सेक्टर है, उसको मजबूत करने की जरूरत है, ना कि सिर्फ 2 या 3 पूंजीपतियों को, ना कि सिर्फ 2 या 3 चहेते व्यापारियों को। यह देश सबका है। मतलब सरदार पटेल ने सैकड़ों रियासतों को जोड़ के इस अखंड भारत को बनाया था और आज वापस यही एकाधिकार देना चाहते हैं। आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में या धार्मिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में, तो वो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज हम जो सवाल उठा रहे हैं, इन सवालों के ऊपर इस सरकार को मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। एकाधिकार जो ये मोनोपोली सिस्टम हर क्षेत्र में डेवलप होता जा रहा है ना, ये इस देश के लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण है। और आज मतलब आजादी की पूर्व संध्या पर मैं ये देश आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि देश एकाधिकार से बचे और सबको अपने हक दे, चाहे कितनी भी किसी की कोई भी आबादी है, उसको पूरा हक मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर कंपटीशन मार्केट में आता है तो उसकी वजह से आम जनता को फायदा मिलता है, लेकिन जब जिस संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं वो है देश के सामने, आजाद मुल्क के सामने चुनौतियां। आजाद हो जाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इस आजादी को बरकरार रखना, आजादी की परिभाषाएं बदल चुकी हैं। लेकिन अब हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी आजादी चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में पूरी आजादी चाहिए, हमें आतंकवाद से आजादी चाहिए, हमें बेरोजगारी से आजादी चाहिए। तो आजादी की जो चुनौतियां हैं वो इन मायनों में अगर हम देखते हैं और इनका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, जाहिर तौर पर सियासत और प्रशासन इसके लिए हल निकालेगा, लेकिन आम जनता की जो अपेक्षाएं हैं उन पर इन चुनौतियों का हल निकालते हुए जो सरकार खरा उतरती है, जो राजनीतिक दल खरा उतरता है, वो आगे बढ़ता जाता है। लेकिन इन चुनौतियों को खत्म जल्दी से जल्दी कैसे करना, 70 साल का जो इतिहास है वो कम नहीं होता है। 74 साल पूरे हो चुके हैं, 75वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन इन 75 साल में कोई दूसरा देश अगर होता तो वो इन चुनौतियों का सामना करके किस स्थिति तक पहुंचता। आज हम उन चुनौतियों का किस गति से सामना कर पा रहे हैं, उस गति को कितना बढ़ाने की जरूरत है, इन चुनौतियों को किस तरह से खत्म करने की जरूरत है, इस पर हमें मंथन करना होगा। और आज हम इसी विषय के साथ, इसी वजह से यहाँ पर बैठे थे कि एक उपाय ढूंढने की कोशिश करें, और उस उपाय को ढूंढने के लिए, उस पर अपनी राय देने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।